नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय परशुराम। दोस्तों, मैं कृणाल त्रिवेदी आप सभी का मेरे YouTube चैनल के एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष एक नई कुंडली लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज मैं जिस जातक की कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं वो इंडियन क्रिकेट टीम के ओपनर है और उन्होंने सेकेंड फास्टेस्ट T20 सेंचुरी जो है वो ओनली 46 बॉल में ही खत्म की थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। मैं दोस्तों आज KL राहुल जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर भी है और ओपनर भी है, आज मैं उनकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा और आपको बताऊंगा कि आने वाले सेमीफाइनल या आने वाले मैचेस में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। दोस्तों, KL राहुल की कुंडली 9 नंबर से स्टार्ट होती है। 9 नंबर यानी धनु लग्न की कुंडली है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि धनु लग्न की जितनी भी कुंडलियां होती है तो धनु लग्न वाला जो दो होते हैं वो अपने लक्ष्य पर फोकस करके ही बैठे होते हैं। जब तक वो अपना गोल अचीव नहीं कर लेते तब तक वो शांति से नहीं बैठते। देखिए, यहाँ पे लग्न में राहु बैठे हैं तो राहु यहाँ पे नीच के माने जाते हैं। तो देखिए, राहु तो यहाँ पे खराब है, परंतु जो लगने से यानी कि जो 9 नंबर धनु राशि के जो मालिक है वो गुरु है। वो यहाँ से लग्न से नवम भाव में यानी कि भाग्य स्थान में विराजमान है। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जातक जन्म से ही भाग्यशाली है, उसको भाग्य का साथ अवश्य ही मिलेगा। दूसरी जो राशि है जो गुरु की, वो चौथे भाव में विराजमान है जहाँ पे 12 नंबर लिखा है। तो वहाँ से हम माता का सुख देखते हैं, वहाँ से हम मकान, वाहन, प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो वो भी मतलब इनके पास होगी और ये जातक भाग्यशाली, जन्म से खूब ही भाग्यवान माना जाएगा। देखिए दोस्तों, चाहे यहाँ पे राहु भले ही नीच का हो, पर यहाँ से जो जुपिटर है, जो लग्नेश है, वो अपने ही भाव को पंचम दृष्टि से देख रहा है। 1, 2, 3, 4 और 5। तो राहु का प्रभाव वैसे भी गुरु के द्वारा कम हो जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे और तीसरे भाव की। देखिए दोस्तों, दूसरे भाव में 10 नंबर लिखा है और 10 नंबर यानी कि मकर राशि का मालिक होता है शनि। तो यहाँ से हम धन भाव देखते हैं, परिवार देखते हैं, कुटुंब देखते हैं। तो दोस्तों, इनका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ होगा, एक संस्कारी कुटुंब होगा, एजुकेटेड कुटुंब होगा और इनके पास पैतृक संपत्ति भी होगी। और दोस्तों, और जो भाव है वो 11वां भाव है। तो मतलब और जो एक राशि मिली है वो 11वीं मिली है जो तीसरे भाव में विराजमान है। 11वीं राशि मतलब कि कुंभ राशि, और कुंभ राशि का भी स्वामी होता है शनि जो दूसरे भाव में विराजमान है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स यानी कि हार्ड वर्क से भी धन काफ़ी अर्जित कर पाएंगे और इनको आजीवन धन की कमी भी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, तीसरे भाव की अगर मैं बात करूं तो तीसरे भाव में मंगल विराजमान है। तो दोस्तों, तीसरे भाव में मंगल विराजमान है। तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव होता है, साहस का भाव होता है, निर्भीक होने का भाव होता है। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा एफर्ट भी देखते हैं। तो यहाँ पे मंगल बैठ जाता है, तो इसीलिए मंगल जातक को हार्ड वर्किंग बनाएगा और करेजियस बनाएगा, हिम्मतवान बनाएगा, साहसी बनाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंगल और गुरु का दृष्टि संबंध भी बन रहा है। यहाँ से लग्नेश जो पराक्रम भाव है उस पर भी अपनी दृष्टि डाल रहा है। तो ये भी ये भाव को बल प्राप्त करा रहा है। आइए दोस्तों, चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव में दोस्तों 12 नंबर लिखा है जो गुरु की दूसरी राशि है। तो ये मीन राशि है। मीन राशि में जो बुध है वो नीच के माने जाते हैं, परंतु यहाँ पे बुध का नीच भंग राजयोग हो रहा है। कैसे? पहला रीजन तो ये है कि वहाँ पे जो मीन राशि में उच्च के ग्रह है शुक्र, वो बैठते हैं, इसीलिए भी बुध का नीच भंग राजयोग हो रहा है। और दूसरा रीजन ये है कि जब आप D9 चार्ट देखेंगे, ये D9 चार्ट है, ये जो है वो D9 चार्ट है। तो इसमें हम ग्रहों की एक्चुअल स्ट्रेंथ भी देखते हैं और ग्रहों की एक्चुअल स्ट्रेंथ देखने के बाद उनमें कितना बल है वो भी यहीं से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, लग्न में ही जो बुध है वो उच्च के हो जा रहे हैं। ये 6 नंबर लिखा है यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि में बुध जो है वो उच्च के होते हैं। तो इसी तरह 2 रीजन से इनके बुध का नीच भंग राजयोग हो रहा है। देखिए, बुध इनको नीच के परिणाम तो देगा, पर जैसे ही बुध की मैच्योरिटी आएगी तो ये अपना नीच भंग कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए अब 5वां भाव, 5वें भाव से हम देखते हैं शिक्षा।
संतान, बुद्धि, खेलकूद वगैरह सब कुछ देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर माने कि मेष राशि, जो मंगल की राशि है, और मंगल की राशि मेष राशि में सूर्य होते हैं, उच्च के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मतलब कि पंचम भाव के रिलेटेड जितने भी परिणाम होंगे वो इनको शुभ मिलेंगे। ये पढ़ाई में अच्छे होंगे, फिर ये खेलकूद में भी अच्छे होंगे। फिर अगर आप यहाँ से देखिए तो ये जो भाव है वो धन भाव पे भी दृष्टि डाल रहा है, मतलब इनको लाभ भाव पे भी दृष्टि डाल रहा है। तो इनको लाभ भी अपने जो खेल कूद या किसी भी शिक्षा से या तो ये लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए 7वें भाव की बात कर लेते हैं। दोस्तों 7वें भाव में 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, जो चौथे भाव में नीच कर होकर बैठे हैं, और यहाँ पे केतु भी खुद नीच के होके बैठे हैं। पर दोस्तों यहाँ पे एक और चीज देखने वाली बात यह है कि बुध का, जैसे कि मैंने बताया, नीच भंग राजयोग हो रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली। अब दोस्तों यहाँ से देखिए आप D9 चार्ट में, D9 चार्ट में भी क्या होता है कि जो राहु है वो उच्च के गुरु के साथ बैठ गया है, और जो केतु है वो शनि की राशि में आ गया है। तो दोनों ही प्लेनेट जो है वो D9 चार्ट में शुभ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु की असर भी खत्म हो जाती है, और जो केतु है वो तो मकर राशि में शनि की राशि में चले जाते हैं। इसलिए जो इतना लग्न का प्रभाव, मतलब केतु यहाँ पे नीच के है, तो यहाँ पे वो अच्छे हो जा रहे हैं। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं भाग्य स्थान की। अब देखिए दोस्तों, भाग्य स्थान जो है वो 9वां स्थान होता है। यहाँ से हम पिता का स्थान देखते हैं, यहाँ से हम धार्मिक यात्राएं देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है, जो पंचम भाव में बैठकर उच्च का हो जा रहा है। तो ये भी बड़ा अच्छा योग है। क्यों? क्योंकि ये जो त्रिकोण के हाउस है 1, 5 और 9, उसको बोलते हैं ट्राइंगल हाउस, और वो काफ़ी शुभ हाउस होते हैं। और इनके बीच में अगर कोई राशि परिवर्तन या इनका स्वामी इनके घर में, इनका स्वामी इनके घर में बैठ जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो जातक, जैसे मैंने बताया कि उनके पिता का बड़ा रोल होगा, उनके पिता का उनको सपोर्ट मिलेगा, मतलब कि इनके पिता काफ़ी अच्छी स्थिति में, अच्छी पोजीशन में होने चाहिए। अब आइए दोस्तों कर्म भाव की बात कर लेते हैं। देख दोस्तों, ये 10वां घर है। यहाँ से हम कर्म भाव कि हम जो कार्य करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, हमारा जो प्रोफेशन होता है, जो जॉब होती है, वो यहीं से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 नंबर है। अब जो 6 नंबर है वो कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी जो बुध है वो यहाँ पे नीच के होते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे नीच भंग राजयोग है, तो यहाँ से वो दृष्टि डाल रहे हैं अपने ही भाव पे, और वीनस भी दृष्टि डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं कर्म भाव पर। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो मार्स है वो मार्स भी अपनी 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो मार्स भी 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसीलिए मार्स इनकी कुंडली में काफ़ी प्रबल है, क्योंकि ये तीसरे भाव का कारक है, और तीसरे भाव का कारक होकर ये तीसरे ही भाव में विराजमान है। तो ये काफ़ी बल प्रदान हो जाता है। जब आप D9 चार्ट में देखेंगे तो मंगल भी अपनी राशि में, स्वराशि में आकर मंगल का बल और भी बढ़ा रहा है। तो इसीलिए इनका जो क्रिकेटिंग, जो इनका जो करियर है वो खेल कूद में, यानी कि इनके पसंदीदा गेम क्रिकेट में बना है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गई D1 चार्ट की एनालाइजिंग। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा गोचर के बारे में और दशा पीरियड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि अभी सेमीफाइनल, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसका सेमीफाइनल भी आने वाला है। तो उसका सेमीफाइनल जो है वो 10 नवंबर 2022 को हमारा जो मैच है वो हो रहा है इंग्लैंड के सामने। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये मैंने गोचर लिया हुआ है, ये मैंने गोचर लिया हुआ है। गोचर का मतलब ये होता है कि अभी जो प्लेनेट की स्थिति है, मतलब अभी जो ब्रह्मांड में प्लेनेट की स्थिति है वो यहाँ पे मैंने ली है। तो देखिए दोस्तों, इनकी कुंडली में जो है, एक तो गुरु काफ़ी शुभ है। ये आप गुरु देखेंगे तो ये काफ़ी शुभ माना गया है, योग कारक है। शनि भी देखेंगे तो ये योग कारक है। तो अभी देखिए गोचर में हम क्या देखते हैं, शनि और गुरु की पोजीशन खास देखते हैं। तो यहाँ पे शनि जो है वो स्वराशि का है, और गुरु भी जो है वो स्वराशि का है। तो माने कि ये दोनों अच्छे हैं, और वीनस भी जो है वो अपनी साइन में ही बैठा है। तो देखिए दोस्तों, इनकी जो दशा पीरियड है,
तो इनका गोचर काफ़ी अभी अच्छा चल रहा है। हाँ, भले ही ऊंच नीच थोड़ी हो रही हो फॉर्म में, पर ये जब भी वापस आएंगे तो धुआंधार कमबैक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इनकी दशा पीरियड देखें तो इनको जब जुपिटर की दशा चली थी तब 2016 और 2017 में इन्होंने ये जो जुपिटर की जो इनको भाग्येश की दशा है, जो लग्नेश की दशा है, मतलब जो भाग्य में बैठा है लग्नेश की दशा है, तो 2016 में इन्होंने वो फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन चुके थे जिन्होंने ओडीआई सेंचुरी डेब्यू में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट लगाई थी। और उसके बाद जो सेकेंड फास्टेस्ट T20 सेंचुरी थी 46 बॉल में, वो भी इन्होंने 2016 और 2017 में लगाई थी। तो मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको जब लग्नेश की दशा आई तब इनका काफ़ी भाग्योदय हुआ। अभी इनकी जो दशा है वो धन भाव की दशा है। उसके अंदर आप देखिए कि शनि के अंदर मर्क्यूरी की दशा चल रही है जो 23/8/2022 से लेकर 2/5/2025 तक है। और ये अंतर दशा है, ये प्रत्यांतर है। प्रत्यांतर में अभी जो है वो भी मर्क्यूरी की चल रही है। देखिए मर्क्यूरी में इधर यहाँ पे इनका नीच भंग तो हो रहा है, पर थोड़ी दिक्कत ये है कि ये स्टार्टिंग में तो नीच के परिणाम देते ही है। मतलब इनको जब भी ये बैटिंग करने आवे तो इनको शांति से सिचुएशन एनालाइज करके, देखिए आते ही डायरेक्ट ये शॉट्स लगाना चालू करेंगे तो मुझे नहीं लगता इनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पर अगर ये सिचुएशन के हिसाब से खेलेंगे तो इनको अवश्य ही परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही मैंने पूरी कुंडली का, केएल राहुल की पूरी कुंडली का विश्लेषण किया। आप आगे भी अगर ऐसी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, एनालाइज करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अलग कुंडली के साथ, एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। धन्यवाद।